नमस्कार। सत्यमेव भारत, मन की आवाज टॉक शो काढ़ा विद दिवाकर में एक बार फिर हमारे भारतवर्ष के व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं कानपुर नगर की एक ऐसी शख्सियत हमारे इस टॉक शो में आई है जो परिचय की मोहताज नहीं है। समाज सेवी के रूप में समाज में हर दिन एक नए नित आयाम प्रस्तुत कर रही हैं और मैं सूक्ष्म परिचय जानते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूवर्स को सूक्ष्म परिचय दें। हमारे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती द्विवेदी, एक शिक्षिका, एक लेखिका और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने का कार्य कर रही हूँ। बहुत अच्छा आरती जी, जैसा कि आपने मुझको पूर्व में बताया था कि आप एक संस्था शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान जो कानपुर नगर की संस्था है जी, उसमें एज ए प्रदेश अध्यक्षा के रूप में आप कार्यरत हैं अवैतनिक तरीके से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों को आप कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत, आपकी संस्था को और आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने हरियाणा की धरती से दिया, तो क्या वास्तव में आज समाज में उस नारे को एक सम्मान के रूप में लिया जा रहा है? बेटियां हमारी क्या समाज में सुरक्षित हैं? इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब भी ऐसा कोई कैंपेन या अभियान आता है तो वो ना तो पूरी तरह सक्सेस होता है और ना ही पूरी तरह उसको हम विफल भी नहीं कह सकते हैं। ये 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए थे और इस नारे का जो मूल उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चूँकि वहाँ पर लिंगानुपात में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही थी। हरियाणा के पानीपत से ये आया था नारा उठ करके, और प्लस साक्षरता दर में कमी। तो जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं, इस नारे को जोड़कर उससे देखते हैं तो बिल्कुल मतलब जो आंकड़े आए हैं वो खुल करके आए हैं और इसमें काफ़ी कमी आई है लिंगानुपात में। हम बात करें तो हरियाणा की जब लेटेस्ट आंकड़े हम देखते हैं तो प्रति 1000 बेटों में 926 वहाँ पर बेटियाँ हैं। तो इस हिसाब से तो ये नारा बहुत कारगर है। लेकिन जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की तो अभी भी बहुत खामियां हैं, और महिला जो कि हमारे समाज का आधा हिस्सा है, आधी आबादी है हमारी महिलाएं, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ले करके अभी भी चिंताजनक विषय और बना हुआ है इस समाज में। तो जब तक हम, आप और हमारे समाज और प्रशासन मिलकर के ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये नारा पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है सर। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जी, वुमेन इन पावरमेंट, जी जी, ये क्या है? देखिए सर, महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसका मूल उद्देश्य है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। समाज में महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को समान अवसर और अधिकार मिले और वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। इसी प्रक्रिया का नाम है एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण। नहीं तो भारतीय समाज में क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है? क्योंकि एक आज महिला ही दुश्मन है। जब किसी के घर पे आज से आप 10-15 साल पहले या आज भी गांव के परिवेश में आप देखिए, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती थी तो वहां की जो उसकी सास होती थी वो चाहती थी कि हमको पोता हो, और पहले के परिदृश्य में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करा लेते थे कि वो भ्रूण कन्या है कि वो बालक है, बेटा है। यदि कन्या होता था तो वहीं पर मिसकैरेज करके उसको समाप्त कर देते थे।
और यदि बालक था तो उसको जन्म देते थे। तो महिला ही दुश्मन थी, उसकी सास ही दुश्मन थी कि मुझको पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। तो क्या उस समय हमारे भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उस समय क्या क्या बाधाएं थी? सर देखिए, काफ़ी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने जो अपना मेरा शोध काम है पीएचडी को लेकर के, वो मैंने वुमेन्स एम्पावरमेंट और महिला जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पर ही किया है। तो इसके चलते मैंने फील्ड पे जाके अध्ययन किया, फील्ड पे जाके मैंने वर्क किया और मैंने हर तबके और वर्ग की महिलाओं का अध्ययन किया, उनसे साक्षात्कार किया प्रश्नावली के माध्यम से। तो ये और मैं उनको अलग एक चैम्बर में ले जाती थी या अलग एक स्थान पे ले जा करके, ताकि सास बहू की ना बातें सुन पाए और बहू सास की। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारे इन लॉज होते हैं उनका ये एक रूढ़िवादी सोच है, इसमें मैं यही बोल पाऊंगी। वो चाहते हैं कि पोता हो या लड़का हो, और इस मानसिकता से अभी भी उबर नहीं पाए हैं। मतलब तब की बात तो आप छोड़िए, अभी भी जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी नहीं उबर पाए। अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो उनको तीसरी संतान बेटा ही चाहिए आज के परिवेश में अभी भी इस मानसिकता से हम उबर नहीं पाए। हालांकि बहुत परिवर्तन आया लोगों की सोच में, जैसे बेटियों की शिक्षा दीक्षा। नहीं, आज तो महिलाएं जो है चांद तक चली गई हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हमारे कानपुर वगैरह मेट्रो ट्रेन चला रही हैं और पूरा गोविंदपुरी स्टेशन भी संभाल रही हैं हमारी महिलाएं। सही कह रहे हैं सर। ये महिलाओं का सशक्तिकरण है, लेकिन ये सोच आप बता रही है कि जो दो बेटियों के बाद एक बेटा भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा माइंडसेट है अभी भी, और इसको चेंज होने में अभी जनरेशन का टाइम लगेगा, ऐसा है। तो कहते हैं ना कि बेटियों को, बच्चियों को माँ अपनी कोख में संभाल ले, वो अंतरिक्ष को अपने आप संभाल लेगी आगे चल करके। तो ये 2ym दर्जे की मानसिकता है और ये इसका सीधा सा जो जुड़ाव है वो मानसिकता और सोच से है। जब तक हम वो नहीं बदलेंगे तब तक सशक्तिकरण का सपना आधा अधूरा ही रहेगा सर। अच्छा डॉक्टर आरती जी, आपका रोल मॉडल कौन, ऐसी कोई महिला है कि जो आपका रोल मॉडल रही हो? जी सर। कौन, हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई जी, ये देश की हमारी प्रथम शिक्षिका भी रही और जिस तरीके से इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में या एडवर्स कंडीशन में अपने ध्येय को, अपने मुकाम को हासिल किया, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और कैसे उन पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे, उनको जब वो जाती थी विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो लोग उन पर छीटाकसी करते थे, रिमार्क पास करते थे और उनकी साड़ियों पर जाने क्या क्या फेंक देते थे जिससे वो गंदी हो जाया करती थी। किंतु वो ऐसी विदुषी महिला और कर्मठ महिला थी कि वो दोबारा अपने ड्रेस सब कुछ चेंज करती थी और वो बच्चियों को, बालकों को शिक्षित करती थी। तो मैंने ये उनके जीवन चरित्र से सीखा कि देखिए कितनी एडवर्स कंडीशन, ऐसे ही लोक माता अहिल्याबाई भी कितने दुख पीड़ाएं उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी को कहते हैं वास्तविक रूप से सशक्तिकरण, कि आप हमें जितना भी रोकोगे उतनी ही तत्परता से हम आगे बढ़ेंगे, समाज को एक मुकाम देंगे, एक दिशा देंगे, जागरूकता उनके अंदर हम पैदा करेंगे और एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में हम सामने आएंगे और एक नज़ीर प्रस्तुत करेंगे ताकि हम महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त कर सकें। तो अच्छा, आप भी महिला हैं जी, और नए नित आयाम समाज में अच्छे प्रस्तुत कर रही हैं समाज सेवा के रूप में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में और चाहे वो प्रदेश अध्यक्षा के रूप में। तो क्या आप कुछ पुरानी बात बताइए कि आपको भी कभी समाज के बीच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि समाज आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप वो कार्य करना चाहती हैं और वो कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा क्या कुछ आपके बीच में आया, क्या कुछ ऐसा? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए मैं भी एक महिला हूँ और समाज के घटक के रूप में हूँ, और मैं समझती हूँ सभी महिलाओं को, चाहे भी वो किसी भी क्लास की हो, उच्च हो, निम्न हो, मध्यम वर्ग की हो, तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि वो महिला है, क्योंकि समाज महिलाओं को कमतर आंकता है आज भी और उनके साथ 2ym दर्जे का व्यवहार करता है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। ये बात है 2007 की, जब मैंने अपना MA कंप्लीट करने के बाद मैंने PhD की डिग्री को लेकर मैं थोड़ा सा गंभीर हुई और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रोफेसरों से संपर्क किया। तो मैं एक नामी महाविद्यालय है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी सर का,
मैं उनके संपर्क में जाती हूँ और मैंने उनको बताया कि सर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ पॉलिटिकल साइंस विषय को लेकर के। तो देखिए उन्होंने मुझे टालने के लिए आप इस टॉपिक पे लिख के लाइए, अमुक विषय पे लिख के आइए। मैंने उनकी सारी बातों को फॉलो किया और फिर उन्होंने ये कहते हुए मुझे डिनाई कर दिया कि आप विवाहिता हैं, आप शादीशुदा हैं, तो पीएचडी कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ और पति के साथ ही एंजॉय करिए। और मुझे इतना उस समय खराब तो लगा ही, मुझे दुख इतना हुआ सर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि आप ये बताइए कि विवाहित होना या शादीशुदा होना क्या किसी चीज़ का मानक है? आप बताइए। विवाहित होने के बाद महिलाओं ने अपने विचारों से, अपने क्रियाकलापों से देश और दुनिया को हिला के रख दिया है। इस संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहूंगी हमारी मणिपुर की मैरी कॉम का, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप 6 बार जीती। आप उनको कहाँ से कमतर रख सकते हैं? वो भी तो विवाहित महिला हैं, उनके तो 5-6 संतानें हैं। यही बात अगर हम झांसी की रानी की, तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांध करके क्या लोहा मनवा दिया, चने चबवा दिए, अंग्रेजों को, है ना। यही सावित्रीबाई फुले कितनी एडवर्स कंडीशन में उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। आप हमें चाहे कितना दुत्कारो, चाहे आप हमें कितना भी कमतर आको, हम अपना ध्येय और मुकाम हासिल करके रहेंगे। तो मुझे बहुत खराब लगा उनकी बातों को सुन करके। मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताई, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो आपको जरूर पीएचडी करनी चाहिए और अपनी डिग्री हासिल करके उनको जवाब दीजिए, अपनी डिग्री से ऐसे लोगों को जवाब दीजिए कि इनकी पुरुष मानसिकता इतनी, ये है समाज का विकृत रूप। तो अच्छा, जो हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार दिलाए हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि उस संविधान से हमारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं? सर देखिए, आज के यदि परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, आज के सिनेरियो में, तो महिलाओं के प्रति कानून सख्त तो हुए हैं और कहीं कहीं पर महिलाएं उनका दुरुपयोग भी कर रही हैं, ये भी बात सच है। किंतु अभी भी बहुत सी खामियां हैं। महिलाओं में जागरूकता की कमी है, उनके अंदर एजुकेशन नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जब तक वो आगे नहीं आएंगी तब तक वो अपने अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर पाएंगी, है ना। तो कमी तो है वास्तव में, और कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह भी होते हैं महिलाओं को लेकर के। तो आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर दीजिए, लेकिन जब तक जो व्यक्ति, जो महिला है, वो स्वयं उठ आगे आकर के प्रयास नहीं करेगी, तब तक वो कैसे संपूर्ण को प्राप्त कर सकती है? इसके लिए तो उनको खुद ही तत्पर होना होगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जी आच्छादित किया है, तो उससे कई हद तक आज महिलाओं को न्याय भी मिल रहा है और अपने पद मुकाम पर हासिल करने की कोशिश भी कर रही हैं। डेफिनेटली सर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आपकी संस्था क्या करती है बेटियों के लिए? सर देखिए, मेरी संस्था 2015 में आई अस्तित्व में और मैं भी 3 या 4 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ। तो आर्थिक निर्भरता एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी महिला के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम बात करें, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हमारी संस्था स्वावलंबन की दिशा में काम कर रही है और बहुत ही तत्परता के साथ काम कर रही है। जैसे हम महिलाओं से संपर्क करते हैं, उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को, जो जिससे भी संबंधित हैं, तो और मेन रूप से ये जो आर्थिक तंत्र है उसी से संबंधित होती है, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है, ना कोई प्रोग्रेस भी नहीं देखी जा सकती बिना अर्थ के। तो हमारी संस्था उनको, जैसे बच्चियां हैं और वो थोड़ा भी शिक्षित हैं, तो उनके लिए पीवीआर में उनको एक पद दिलाना या उनके लिए फंड की व्यवस्था करना, प्रशासन से मिलकर, सरकार से मिलकर के उनके लिए फंड की व्यवस्था करना, उनको मोटिवेट करना कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आकर के अपने लिए कुछ भी छोटा सा रोजगार आप ऐसे अचीव कर सकती हैं और उसके रास्ते खुल सकते हैं आपके आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए। और इस तरीके से छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए उनको बढ़ावा देना, साथ में फंड की भी व्यवस्था करना।
तो ये हमारी संस्था के तहत कार्य किया जा रहा है सर। नहीं, बहुत अच्छा, आप ऐसी आगे संस्था में कार्य करके बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाते रहें, ये आपको सैल्यूट भी है इसलिए। अच्छा आरती जी, आज का जो समाज है जी, मैंने अभी कुछ आंकड़े देखे थे, भारतवर्ष के कम से कम एक दिन में, आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन में भारतवर्ष में 87 रेप होते हैं। मतलब एक दिन में 87 बेटियों के साथ बलात्कार की जघन्य घटना होती है। जिस भारत में हम दुर्गे माता को पूजते हैं, जिस भारत में हम काली माता को पूजते हैं, जिस भारत में हम गंगा माँ को पूजते हैं, जिस भारत में हम यमुना माँ को पूजते हैं, देवी स्वरूप हर उन चीजों को पूजा जाता है जिनको हम देवी मानते हैं, और एक बेटी को भी देवी मानते हैं, बिल्कुल, एक महिला को भी देवी मानते हैं। और उस भारत में 87 रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं एक दिन में हो जाती हैं। क्यों? कहां है हमारा समाज? सर वही बात है ना कि सोच और मानसिकता जब तक हम बदलेंगे नहीं, और ये शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अपने घर से। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी हमारी जो संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हम लोगों ने एक चीज और ऐड ऑन की है अभी रिसेंटली, बेटे और बेटी को सुसंस्कृतिवान बनाओ। तो ये पूरा जो मामला है वो सर, जैसी ये ऐसी पाशविक जो कृत्य होते हैं, जो हेनियस क्राइम है, तो उनको हम जागरूकता के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के माध्यम से, और बेटियों में भी थोड़ी सी मुखरता आनी चाहिए। वो जहाँ जा रही हैं, जो भी पब्लिक कन्वेंस यूज कर रही हैं, वहाँ की लोकेशन, उसका जो नंबर है वो अपने परिजनों को दें इस तरीके से। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है, तो वास्तव में ये चिंताजनक तो है ही, और ये एक वैश्विक मुद्दा भी बन चुका है। इसके लिए हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को और कानूनों को और भी सख्त होना होगा। जैसे हम अरब देशों में आप देखिए, वहाँ की जो रेप के मामले में, रेप किसी भी महिला के साथ किया गया सबसे घिनौना कार्य है, घृणितम जिसको हम कह सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा अभी करीबन दिल्ली का निर्भया कांड, जी जी जी, कितना झकझोर देने वाला कांड था वो रेप कांड। एक बेटी के साथ जो अपने सपनों को सजोने के लिए वो बेटी बस से घर जा रही थी, अन्यत्र जा रही थी, और उसमें इतना जघन्य तरीके से उसके साथ बलपूर्वक लड़कों ने बलात्कार करके उसको जो है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज किया और उसको फेंक दिया। और जबकि पूरे भारतवर्ष को मालूम था कि इन बच्चों ने रेप किया, इन लड़कों ने, हैवान लड़कों ने रेप किया, और फिर भी उस बेटी को हमारे भारतवर्ष में न्याय पाने के लिए 7 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया। इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगी? जबकि अरब देशों में, आपने जैसा बताया, अरब देशों में, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में, अन्यत्र अफगानिस्तान वगैरह में तुरंत कार्रवाई। देखिए सर, जो निर्भया केस था वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था, और जो आप कह रहे हैं कि इसमें इतने साल लग गए, तो ये हमारे जो न्याय प्रणाली है उसी में इतनी खामियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं, क्योंकि त्वरित सुनवाई नहीं है। कहीं कहीं पर आप देखिए प्राथमिकी भी दर्ज नहीं होती, इसलिए सही फैक्ट और फिगर्स भी हम नहीं मालूम कर सकते हैं। टाइम बॉन्ड नहीं है सर, उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी नहीं हुआ करती थी, उसके बाद ये आई अस्तित्व में। तो इन सब खामियों के चलते, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्याय प्रणाली और न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है, तो ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनकी माँ को, निर्भया की माँ को मतलब ग्रैंड सैल्यूट है, जिनकी जिजीविषा और उनकी कर्मठता अपनी बेटी के प्रति इतनी अटूट थी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे हत्यारों को तो मैं सजा दिला के रहूंगी। उसमें वो कामयाब भी हुई।
और उनकी वकील ने भी बहुत तत्परता के साथ इसमें भूमिका निभाई। तो ये जो खामियां हैं, टाइम बॉन्ड नहीं है, त्वरित कार्यवाही नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं और पेरेंट्स को बरगलाते हैं कि तुम्हारी लड़की गई होगी, शादी करके वापस आ जाएगी, इतना जो असंवेदनशील रवैया है पुलिस और प्रशासन का, तो मतलब ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसमें अभी बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और मैं तो बोलूँगी पुलिस में भी रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, पुलिस में भी रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। और हर महिला और बच्ची को मैं कहना चाहती हूँ, कर मतलब एक पंक्तियां मुझे कुछ याद आ रही, कर पदाघात मिथ्या के सर पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी, तुम बहुत दिनों तक दीप बने कुटिया का, अब बनो क्रांति की ज्वाला की चिंगारी, अब बनो क्रांति की ज्वाला की चिंगारी। ऐसी सोच और समझ के साथ महिलाओं और बच्चियों को बाहर निकलना चाहिए और जहां वो जा रही है उसकी लोकेशन, जिस भी कन्वेंस को, वो लोकल कन्वेंस को यदि वो अवेल कर रही हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो नंबर है उसका, उनको अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। नहीं तो कई सारे मुकदमे जो है फास्ट ट्रैक अदालतों में जी, कई सारे मुकदमे रेप संबंधी बेटियों के पड़े हैं, सॉल्व आउट नहीं हो पा रहे हैं। जब बेटी वो समाज में निकलती है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। भाई किसी बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, बलात्कार ना हो, उस बेटी का यदि बलात्कार हो जाता है और उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालतों में जाता है और जाने के पश्चात हियरिंग में टाइम लगता है, जैसे 7 साल से ज़्यादा निर्भया कांड में लग गया, उसी तरह से फास्ट ट्रैक अदालतों में टाइम लगता है। और जब वो बेटी समाज में बाहर जाती है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो सर हे दृष्टि से जो देखा जाता है, ये तो समाज की दोहरी मानसिकता है ना। तो हमारे न्याय प्रणाली में क्या बदलाव आना चाहिए कि भारतवर्ष की न्याय प्रणाली बदले? सबसे पहला बदलाव तो मैं यही कहूंगी कि पुलिस विभाग में रिफॉर्म, वहां पर नहीं, क्या पुलिस विभाग में क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि आज एक महिला जाती, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि आज पुलिस विभाग में सुनी जा रही है? महिला हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है, कई थानों में बनाई गई है और कई जगह मिशन शक्ति का भी जो है, अभी नवरात्र आने वाले हैं तो उसमें भी मिशन शक्ति चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हद तक आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सेवा के साथ तत्परता के लिए लगी हुई है कि हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हों। क्या आपको इस सरकार में दिख रहा है? सर, जो सत्तारूढ़ पार्टी है हमारी, या सत्तारूढ़ जो दल है, तो लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत अच्छा इन्होंने किया है, ये तो मैं फिर भी कहूँगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बेटी के साथ जब कुछ गलत हो जाता है तो समाज में वो निकलने से, बाहर आने में हिचकिचाती है, तो इसमें ये तो समाज का ही दोयम तरीका और व्यवहार है। और जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, वहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, किंतु इसमें खामियां क्या है? यहाँ पर त्वरित सुनवाई नहीं है। एक तो न्यायाधीशों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, राज्यों की उदासीनता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत मैं बात कर रही हूँ, और फंडिंग का अभाव है सर। तो इसको दूर करने के लिए शासन को, प्रशासन को, देखिए महिलाएं हमारी जो आबादी है उसका वो आधा हिस्सा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं महिलाओं को अनेक रूपों में हम पूजा करते हैं, नवरात्र हो या मतलब कभी ना कभी उनको हमेशा ही पूजा जाता है, यत नारी पूजनते, आपने सुना ही होगा। लेकिन जब तक प्रशासन, शासन, सरकार मिलकर के ठोस कदम और कठोर कानून नहीं बनाएंगे, जैसे कि हमने बताया कि अरब कंट्रीज में क्या है, कोड़े मारने से लेकर मतलब विशेष रूप से रेप के मामलों में कोड़े मारने से लेकर के मृत्युदंड का प्रावधान है। वहां पर जो कानून और न्याय प्रणालियां हैं, वहां तो खुलेआम बिल्कुल गोली मारते हैं सबके सामने। जब हम अपने संविधान को निर्मित करने के लिए हर देश से कुछ ना कुछ अच्छा ले सकते हैं, तो क्या हम महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए अलग कंट्रीज के जो महिला सुरक्षा को लेकर कानून बने हैं नहीं ले सकते?
ये कहाँ और उनको- कानून का पालन हो रहा है? सर, कानून देखिए- का पालन कहाँ पर हो रहा है? आपने देखा निर्भया वाला कांड देखा, जी। ठीक है, 7 साल कुछ महीने पश्चात उसको न्याय मिला, बिल्कुल। मिला न्याय। हाँ। लेकिन आपने फिर वो रिपीट दुर्घटना, रिपीट घटना रेप की आपने कहाँ पर देखी? पश्चिम बंगाल में देखी, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपने देखी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या हुआ? कितने निर्ममता से उस बेटी, जो डॉक्टर बेटी थी, जो वो भी तो समाज में अच्छे काम कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल है, उसके माँ बाप ने तो उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसके सपनों को पूरा किया। किस तरह से उसको मेडिकल में दाखिला मिला होगा? मेहनत करी होगी उस बच्ची ने। एक बच्चे ने मेहनत करके आज वो डॉक्टर बना है, और उसके साथ समाज में ऐसी दुर्घटना हो जाए तो समाज को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम समाज में ऐसे बेटों को, कुसंगित लड़कों को हम जन्म दे रहे हैं। और उस बेटी को क्या आज न्याय मिल रहा है? न्याय मिला? कितने कितने महीने हो गए? कम से कम साल भर आई थिंक होने वाले। बिल्कुल वर्ष भर होने वाला है सर। वो भी बहुत झकझोर देने वाली घटना थी। सर आप एक बात बताइए, हमारे समाज की बेटियां चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, चाहे कितनी भी वो वेल एजुकेटेड हो जाए, हाईली क्वालिफाइड हो जाए, वो जब अपने काम को करने के लिए घर से बाहर तो निकलेंगे ना, और हमेशा तो उनके पेरेंट्स या अभिभावक उनके साथ रहेंगे। आप बताइए, एक बेटी सशक्त है, हर मामले में सशक्त है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, लेकिन जब वो बाहर जाती है और ऐसे अराजक तत्वों के साथ उसका सामना होता है और वो 4 लोग आके उसको घेर लेते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, तो क्या वो बच्ची जीत जाएगी उनसे? नहीं जीते, नहीं जीत पाएगी, चाहे वो कितनी भी सशक्त हो। तो वहां पर जहां पर वो वर्किंग थी, वहां की जो वहां के, तो मतलब कहने ही क्या, मैं क्या ही बोलूं इस मंच से, आप सभी लोग जानते हैं वहां किसकी सरकार और क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो केंद्र में हैं, तो उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक कुछ जटिलताएं होती हैं, कुछ पेचीदगियां होती हैं, तो जहां पर वो वर्किंग है वहां पर उसके लिए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। वो डॉक्टर है, डॉक्टर नेक्स्ट लेवल का, मतलब गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। जब ऐसी बच्चियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है ऐसे बच्चियों के माँ बाप की, और मतलब और उस पर उनको धमकाया और डराया जा रहा है कि अपनी बच्चियों के केस को खत्म करो, इसको वापस लो, तो दोष किसका है इसमें? दोष सर मैं बता रही हूँ, प्रशासन का है, सरकार का है। जो कानून है या तो इतने सख्त नहीं है, इनका पालन इतनी सख्ती के साथ नहीं होता। आप सजाओं का प्रावधान करिए। आप देखिए, मतलब लोग कहते हैं, आपने भी पढ़ा और हमने भी पढ़ा, न्याय प्रक्रिया में बदलाव की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत तो है ही सर। आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि अपराध को खत्म करो, अपराधी को नहीं। इसमें महिलाओं को आप समझते हैं कि आगे आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए। महिलाओं को पूरी मुखरता के साथ, जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी जो आवाज है, एक होकर के, संगठित होकर के सामने आना चाहिए। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, एक मेरठ में एक ड्रम में भर करके एक लड़के को जो है मार दिया गया जी। और कई सारी घटनाएं, एक जो है रोड दार्जिलिंग, वो कहाँ आसाम वासम में घूमने के लिए गए थे, लड़के को वहां पर मार दिया गया। तो फिर उसके पश्चात कई लोग बोलने लगे कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो उस समय पर आपके पास भी फोन आए होंगे कि नहीं मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अब बेटी बचाओ बेटा बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा बचाओ अभियान होना चाहिए। तो इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, फिर चाहे वो पुरुष करे या महिला, अपराध अपराध होता है। और जो इन महिलाओं ने अभी कुछ माह पहले अपने पतियों के साथ या किया, रीजन चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ना कि जैसा कि मैंने कहा कि एक अपराध के होने से ना कोई पूरा पुरुष वर्ग खराब हो जाता है, ना महिला वर्ग पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, तभी एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि पुरुष आक्रोश के साथ दहशत में है, तो सर ये फालतू की बकवास है जो महिलाओं के साथ इतने युगों से होता आ रहा है। आप मेजोरिटी देखेंगे ना, आप आंकड़े, फैक्ट और फिगर्स तो मेजोरिटी से निकालेंगे ना कि आप माइनॉरिटी से निकालेंगे। और मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि जो भी अपराध करे, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस सजा का वो हकदार है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में महिलाएं कुछ भी करती हैं तो उनको बड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है, ठीक है। और पुरुष वर्ग, आप बताइए किस घर में आज महिलाओं के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो,
किस महिला के साथ आज शाब्दिक हिंसा नहीं होती है, जो शब्दों के माध्यम से होती है, वो तो सीधे हृदय को पर कुठाराघात करती है। मानसिक शोषण कहाँ नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ नहीं हो रही है? नहीं तो कई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही तो कई महिलाएं आवाज उठाती हैं, और कई महिलाएं आवाज इसलिए नहीं उठाती हैं कि यदि हमारे साथ में ऐसा हमने इनकी आवाज उठाई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहाँ पर रहने के लिए कहाँ पर जाएंगे, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी महिलाएं बेचारी तब करके रह जाती हैं। बिल्कुल तब करके रह जाती हैं सर। ये तो बस वही है ना कि आर्थिक सत्ता नहीं है हाथ में, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो जहां पर ये फैक्टर आ जाता है तो फिर वहां उनको लगता है कि मुझे सहना पड़ेगा। नहीं तो आपकी और सहन शक्ति हमेशा आमंत्रण देती है गलत चीजों को। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी शोषण के खिलाफ। अगर हम सहन कर रहे हैं, अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो हम समस्या को बढ़ा रहे हैं। हमको समस्या को बढ़ाना नहीं है, हमको उसका प्रतिकार करना है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस सहती हैं और कुछ बोलती हैं? देखिए, मैं भी ये सभी से कहना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का जो उत्पीड़न है हर तीसरे घर की महिला के साथ है। उनको अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाना चाहिए और पहले दिन से उठाना चाहिए। यदि आपने वक्त दे दिया कि वक्त के साथ, समय के साथ सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो आप उनको, मैंने बताया जाए, आप उनको आमंत्रित कर रहे हो। आप बहुत बड़ी एक घटना का आप वेट कर रही हैं कि उसकी जब परिणति हो मैं तब आवाज़ उठाऊं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप प्रथम दृष्टया उसको आवाज़ उठाइए। अपने बड़ों से या तो आप सलाह मशवरा करिए, अपने बड़ों को सारी चीज़ों से अवगत कराइए, आवाज़ उठाइए। फिर चाहे वो कानूनी स्तर पे हो या किसी भी स्तर पे हो, आवाज़ को ज़रूर उठाएं और अपनी बात को ज़रूर कहें। भले उसको माना जाए या ना माना जाए, सुना जाए या ना सुना जाए, बट उसको उठाएं ज़रूर। इससे कुछ हद तक तो कमी आएगी सर। कि शुरुआत तो करें, हम शुरुआत ही नहीं करना चाहते, हम सहते रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो ताना बाना है, वो ऐसा ही है। लड़की पराया धन है, वो उसकी डोली जाएगी, उसकी अर्थी आएगी, ये सब हम घुट्टी हम लोग को बचपन से ही पिलाई जाती है। नहीं तो आजकल परिवेश में आप देख रही हैं कि जो बेटियां हैं हमारी जी, तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो है कहूँगा, चूंकि मंच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है जी, क्या बेटियों की गलती नहीं होती है कि एक मैंने अभी कुछ दिन पहले एक किस्सा सुना था कि एक बेटी की शादी हुई और शादी होने के बाद जो है सब कुछ, घर अच्छा था, उसका पति भी अच्छे थे, घरवाले भी अच्छे थे, जी, सब कुछ होते हुए भी जो है वो दूसरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मतलब उसने अपना चरित्र पूरा गिरा लिया था। अब शादी हो गई तो बॉयफ्रेंड से बात करने की जरूरत क्या है? और फिर जो है उसके बाद जो है जब मालूम चला कि हाँ ये रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे बॉयफ्रेंड से बात करती है, तो उसको जो है CDR खंगाला गया। तो मालूम चला कि जो है वाकई में जो है एक पहले लड़के से मोहब्बत करती थी, शादी नहीं हो पाई, माँ बाप ने शादी यहाँ पर कर दी, तो जो है ये इस तरह से बात करती रहती है और भागने का प्लान कर रही है, शादी के बाद ही भागने का प्लान कर रही है। और नहीं तो आपने अभी दुर्घटना, वो मेघालय वाली, वो इंदौर वाली घटना देखी होगी, वो तो वहाँ पर ले जा करके उसको मार ही दिया। तो ऐसी भी घटनाएं हमारे समाज में बेटियां कर रही हैं। तो ऐसी मानसिकता उनके पास कहाँ से आ रही है? सर देखिए, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो मानव मूल्य होते हैं, उनका जब क्षरण होता है ना, तब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या विवाहेतर संबंध, जो एकदम, मतलब जिसको तो मैं निकृष्टतम मानती हूँ, क्योंकि विवाह एक संस्था है। विवाह एक संस्था है जिसमें हम सामाजिक रूप से भी लोग शिरकत करते हैं। उस विवाह जैसी पवित्र संस्था में हमारे पारिवारिक लोग भी रहते हैं। वो एक पवित्र बंधन है जो हमारे अध्यात्म में है, हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है। और ये जो आजकल आ रहा है, चाहे वो लिव इन हो या इस तरीके की जो मानसिकताएं हों, तो ये निश्चित रूप से, मतलब मैं क्या बताऊं, घृणित है, पराकाष्ठा की सीमा से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। और ऐसे में जो भी, ऐसे विषयों में जो भी पुरुष या स्त्रियां, महिलाएं लिप्त हैं, उनका मैं विरोध करती हूँ, उनका मैं हर तरीके से खंडन करती हूँ। तो
बताइए क्या तो आप देंगे सोसाइटी को और क्या आप देंगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जब आप खुद ही ऐसे कुमार्ग पर हैं तो गलत है सर। ये बस वही है, सोच और मानसिकता वाली बात है। यदि आपको जहां पर भी आपको विवाह करना है या तो आप उसके लिए खुलकर बात करिए अपने पेरेंट्स से, बजाय कि किसी अनजान कोई बड़ा ऐसा कदम उठाने के लिए किसी की आप हत्या कर दें। तो आप खुल के बात करिए, अपनी बात रखिए। ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स मानते हैं सारी नहीं तो चीजें कई देखते कई हैं। उसमें पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि बेटियों से कहते हैं या बेटों से कहते हैं यहाँ पर शादी मत करो, तो सर वो तो जब हम तो फिर वो पेरेंट्स जबरदस्ती शादी कर देते हैं। नहीं सर, जबरदस्ती शादी करने की तो कोई बात ही नहीं ना सर। आप बालिग हैं, आपको सरकार ये जो कोर्ट है हमारी वो अधिकार देती है। नहीं तो क्या भाग करके शादी कर लेंगे? आप कोर्ट मैरिज करिए, आप माता पिता को बाद में राजी करिए। देखिए कुछ भी बड़ी घटना, हमने किसी की हत्या कर दी, इससे क्या हुआ, 3 लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। बर्बाद हुआ कि नहीं बर्बाद हुआ? वो जेल में अब सड़ेंगे जिन्होंने घटना को, वारदात को अंजाम दिया। तो इससे तो बहुत बेहतर है कि आप कोर्ट मैरिज करें, बाद में अपने पेरेंट्स को आप मना लीजिए, समझा लीजिए, वो मानेंगे बच्चों की खुशी के लिए। नहीं तो बहुत अच्छा ये मंच के माध्यम से जो एक माता पिता के लिए भी संदेश है जी कि बच्चों की बात माने। बिल्कुल यदि परिवार अच्छा है, लड़की अच्छी है, उसकी जांच पड़ताल कर लें। बिल्कुल भाई बिल्कुल माता पिता को भी जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कि उस उनका लड़की राइट की, है। और लड़की वालों को भी लड़के की जांच पड़ताल करा लें कि वाकई में वो अच्छा है कि नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप अपने बेटा और बेटी के लिए भला ही सोचता है कि हमारे बेटे को अच्छी बेटी मिल जीवन जाए, साथी जीवन अच्छा साथी मिले अच्छा दोनों मिल को। जाए, जी और बेटी को भी अच्छा जीवन साथी मिल जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि जो है इस तरह से जो है हमारे बेटा और बेटी के साथ कहीं गलत जगह शादी हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि माता पिता को भी समझना चाहिए कि बेटों और बेटियों को समझे, बूझे, उनसे बात करें, उनको समय दें जी आज के परिवेश में, और संस्कारवान बनाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक संस्कार घरों से स्टार्ट नहीं होगा, जब तक शुरुआत घर से ही जब घर तक से ही हम होगी बेटे सर। बेटियों के साथ में बैठेंगे नहीं, जी पूछेंगे नहीं बेटा आज आपने क्या किया, बेटा कहाँ गए थे, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, आजकल क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कहाँ घूमने गए थे, बेटा साथ में सब लोग खाना खाएं, अलग अलग ना खा करके सब लोग एक साथ खाना खाएं। बिल्कुल मित्रवत होके मित्रवत मिला होकर के के व्यवहार करें। करना चाहिए। बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है। तो एक मेरे जहन में भी आया बिल्कुल अचानक, एक घटना अभी 3-4 दिन, 1 हफ्ते हो गए जी हरियाणा में। जी एक बेटी थी बेचारी, मनीषा नाम की, तो वो शायद नर्स बनना चाहती थी या फिर कुछ कर रही थी। जी तो उसको जो है अगवा करके इस कदर उसको मारा गया है, इस कदर उसकी हत्या की गई है, जो झकझोर देने वाली हत्या, उसके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ गए, गर्दन कट गई है। मतलब इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है एक बेटी के साथ में? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब ब्रूटैलिटी और क्रूएलिटी की भी सारी लिमिट मुझे ये नहीं समझ में आता। फिलहाल तो ये केस सीबीआई के अंडर में है, मुझे ये नहीं समझ में आता उसके साथ गलत किया गया, उसके साथ गलत किया गया, ये तो जब जाहिर हो चुका है। उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसके पोस्टमार्टम हुए जी वो भी 3 बार हुए। पहला हुआ भिवानी में, दूसरा रोहतक पीजीआई और तीसरा दिल्ली एम्स। उसकी भी जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं वो भी कंट्राडिक्टरी हैं, उनमें भी साम्यता नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ रहा, एक तो उस बच्ची के साथ इतना मतलब कितना हीनियस क्राइम हुआ, उसके बाद उस पर राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। अरे आप जो गुनहगार हैं उनको ढूंढने का आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। नहीं तो क्या वहाँ की पुलिस ने जो ये कार्य किया, पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, और ये सब जो है फिर पुलिस में उसमें सारी संलिप्तता पाई गई थी उसमें। जी मतलब रिपोर्ट गलत बनवा करके पुलिस ने दी। तो क्या पुलिस वालों की बेटी के साथ यदि ऐसा हो तो? ये तो सोच की बात है ना सर। आप ये बताइए, आप समाज में
एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ इतना जघन्य वारदात होती है। और जो डॉक्टर रिपोर्ट बना करके, गलत रिपोर्ट बना करके, पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट बना करके दे रहा जी। है, उस डॉक्टर की बेटी के साथ में ऐसा हो तो सर ऐसे डॉक्टरों की तो पहली बात डिग्री जब्त कर लेनी चाहिए। आप जो इतना मतलब एक मुद्दा ऐसा है जिसमें एक बेटी के साथ इतना मतलब गलत हुआ, उसका फूड पाइप निकाल दिया गया, उसकी एक किडनी भी गायब है, उसका यूट्रस गायब है, उसको तेजाब डाला गया, तो मतलब आप क्या दिखा रहे हो? उसके बाद भी आप बरगला रहे हो अभिभावकों को, उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हो आप। अरे आप ढूंढिए, अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दिलाइए, और उसके जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम आप मतलब शव को भी आप छत विछत कर रहे हो। उस तरीके से आप शव को भी छत विछत कर रहे हो, तो आप इससे क्या उसका बार बार पोस्टमार्टम आप समाज को दिखा करके क्या कर रहे हो? आप ये कार्रवाई कर रहे हो, आप तो खिलवाड़ कर रहे हो उसकी डेड बॉडी के साथ। नहीं तो वहां की राज्य सरकार को चाहिए कि जो है इस बिल्कुल ऑर्डर दे, स्ट्रेट ऑर्डर दे कि हमें विद इन 2 डेज के अंदर मुझको सही सही रिपोर्ट चाहिए। सर बिल्कुल, इतनी असंवेदनशीलता एक सभ्य समाज में कैसे हो सकती है? मुझे तो ये लगता है, वो भी एक बच्ची के प्रति। वो नर्सिंग हेड बनना चाहती थी जहां तक मुझे मैंने सुना है, लेकिन उसके साथ ऐसी तो क्या करेंगे? ये मानसिकता है। पहले उसके साथ गलत काम किया गया, फिर हम पकड़े ना जाए तो सारे एविडेंस मिटा दिए गए, उसको ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, तो पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है? ऐसी मानसिकता से ग्रसित जो भी उसमें लड़के संलिप्त थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, मैं तो कह रही हूँ तुरंत सुनवाई करके जो कुछ भी उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे कि हमारे यूपी में होता है एनकाउंटर, आप कुछ भी केस ही मत करिए, लड़िए उनको, आप बिल्कुल वजह मत दीजिए केस लड़ने की, ये करने की, वो करने की, आप उनको तुरंत एनकाउंटर करिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। लोग कहते हैं अपराध खत्म करो, अपराधी नहीं। मैं कहती हूँ अपराधियों को खत्म करो, अपराध स्वतः ही खत्म होती है। जो पैट्रियार्कल फिगर होता है। नहीं, एक एसडीएम जो है बन गई थी, अभी आपने केस देखा होगा, एसडीएम बन गई थी, अपने पति को छोड़ दिया उसने, जिस पति ने जो है पढ़ाया लिखाया उसको आगे बढ़ाया, एसडीएम तक बनाया। सर देखिए, इक्का दुक्का तो ऐसे जो मामले होते हैं ये कभी नहीं रुक पाएंगे सर। ये तो हर युग में होता है, चाहे आप त्रेता युग ले लें, आप द्वापर युग ले लें, तो ये कलयुग है सर। नहीं तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती मंच के माध्यम से? मैं सभी अपने सुनने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो समाज की महिलाएं हैं और बेटियां हैं, वो यदि बाहर कभी किसी समस्या से उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई मतलब परेशान कर रहा है, कोई अपमानजनक हरकतें कर रहा है उनके साथ, तो आपका ये दायित्व है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि उस जगह आप महिला के भाई बन जाएं, पिता बन जाएं, और उस हिसाब से उसकी रक्षा करें। देखिए, ये जो प्रकृति है वो हमारी अच्छी चीज़ों को भी और बुरी चीज़ों को भी काफ़ी गुना करके वापस करती है। तो बाहर जो बहन बेटियां हैं वो आपकी मतलब अमानत हैं, उनकी रक्षा करिए, ऐसे ही जैसे आप अपनी बच्चियों की, अपनी बहन की, अपनी बेटियों की, अपनी माँओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने इस सोशल दायित्व को, अपने सामाजिक दायित्व को सही से निभाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माँओं की भी रक्षा और हमारी भी रक्षा हो रही होगी। तो देखिए, मैं आपके मंच से कोई अधिकार टकराव की बात नहीं करूंगी। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाली हूं और मैं इसी को बढ़ावा दूंगी। हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और एक भी यदि डिसबैलेंस हुआ तो पूरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आपस में धैर्य में रहते हुए, धैर्य बनाए रखते हुए, और एक दूसरे का सम्मान करें, घर में भी, बाहर समाज में भी। स्त्री और पुरुष बहुत मतलब सृष्टि का एक अनुपम उपहार है। तो हम अधिकार टकराव की बात नहीं करेंगे, हम सहअस्तित्व की बात करेंगे, और इसी तरह से हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत थैंक अच्छा, यू वेरी मच। बहुत अच्छा डॉक्टर आरती जी। और आप चूंकि सत्यमेव भारत मन की आवाज़ टॉक शो में आप आई और काढ़ा विद दिवाकर को शेयर किया, और आपने बताया कि समाज में हमारी बेटियों को, पराई बेटियों को अपनी बेटी समझें, और कई सारी बात, खट्टी मीठी बात हुई महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मनीषा, ममिता
के केस में, निर्भया के केस में कई सारी खट्टी मीठी बात आपने साझा की। इसके लिए हमारा मंच बहुत बहुत आपको स्वागत करता है और आप हमारे शो में आई, इसके लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद आपको Thank you. निवेदित है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।